हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज हम बात करेंगे 70th बीपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में। दैट दे शुड अवेक, अराइज एंड गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। आप देख लीजिए, इफ दे आर रिलेवेंट तभी आप वॉच करिए, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर टाइम। हम पहले बात करेंगे व्हेन टू स्टार्ट, किसको कब स्टार्ट करना चाहिए। क्या एक कोई फिक्स टाइम है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले स्टार्ट करेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू अर्ली स्टार्टर्स हैव एनी बेनिफिट। क्या जो पहले स्टार्ट करते हैं उनको कोई बेनिफिट होती है। देन इसे जब हम स्टार्ट करने की बात कर लेंगे, देन विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट एंड देन विल गो टू कोचिंग वर्सेस नो कोचिंग, कि कोचिंग की आवश्यकता है भी या नहीं भी। ये सारी बातें हम 69 के कंटेक्स्ट में करेंगे, उस पर हम अभी आएंगे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे मेंटरशिप हाइप पे और इज इट वर्थ इट। इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स ही देखेंगे। तो बेसिकली एक जनरल डिस्कशन होगा, इसमें कोई कंटेंट आपको नहीं मिल रहा। एक डिस्कशन, एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है ये आप, सो यू कैन वॉच और स्किप डिपेंडिंग ऑन अदर टॉपिक्स विच आई एम इनलिस्टिंग। ये अगर वर्थ इट है तो आप वॉच करिए, अदरवाइज आप इंटायरली स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन की व्हेन टू स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोई फिक्स टाइमिंग है क्या। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपको मैं अभी स्टार्ट करने के लिए क्यों कह रही हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू टू स्टार्ट नाउ, जबकि एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में आइडियली आना चाहिए, बट वो डिले होगा और एग्ज़ाम काफ़ी लेट होगा। बट व्हेन टू स्टार्ट, वाई आई एम टेलिंग यू नाउ, अब स्टार्ट करने की बात ही क्यों हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो है वो 69th के पर्सपेक्टिव में हो रही हैं। और 69th का क्वेश्चन, अगर आपने बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारों ने पहले भी दिए होंगे, और कुछ जो होंगे 70th उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। सो यू शुड नो कि 69th का पेपर नॉर्मल नहीं था। 69th का पेपर ऐसा था कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की और आपका नॉलेज बेस सही है। माइंड इट, मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हर बार बीपीएससी दे रहे थे और फ्रस्ट्रेट होके आ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न होता था, क्वेश्चन का ऐसा लेवल होता था। आप लुसेंट रट लीजिए, आपका प्री हो जाएगा। आप घटना चक्र रट लीजिए, आपका प्री हो जाएगा। नॉलेज की कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट इन दिस एग्जाम वो ऐसे ही रूटीन की तरह गए देने, वही रट के 2-3 मैगजीन और लूसेंट रट के गए थे। बट वहाँ जा करके वो कोई जो रट्टा मार वाली नॉलेज थी काम नहीं आई। बट उनका जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज था अब तक, जो उन्होंने पढ़ाई की थी, यूपीएससी की पढ़ाई की थी, यूपीएससी की तैयारी की थी, सो वो यूज में आया। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जितने भी नॉन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी इस बार 69th में अपियर हुआ, जो भी अपियर हुए, उन सबका प्री क्लियर हुआ। एंड यस, वो कटअप भी उसी हिसाब से गया था, क्योंकि मोस्टली उन्हीं का प्री क्लियर हुआ है जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है और जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की है, चाहे वो मेंस दिया हो या फिर इंटरव्यू तक दिया हो। किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो यूपीएससी में, बट इस बार उन्होंने जितनी पीछे की मेहनत की थी वो सारा उनको फ्रूट मिला है, जस्ट बिकॉज दे हैव दिस नॉलेज बेस। सो यहाँ तक मैं आपको लाना चाहती थी कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर नॉलेज बेस। नॉलेज बेस बहुत इंपॉर्टेंट है अब, और इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे आप में से हर कैंडिडेट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। कुछ लोग होंगे जिनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होगा, जैसे कि जो यूपीएससी के फील्ड में जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट्स दिए हैं, 1-2 मेंस दिया है, इंटरव्यू तक गए हैं, उनके लिए नॉलेज बेस की कमी नहीं है। वो एग्जाम के साथ 1 हफ्ते पहले पेपर पलटेंगे और जाकर के पेपर देंगे और उनका आराम से होगा। सो ये नॉलेज बेस की बात हो गई है। बट वो कैंडिडेट्स जिनका अभी
कंटेंट बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है, बेसिक्स का प्रिपरेशन जो है वो सैलो है, लुसेंट उन्होंने पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की नॉलेज नहीं है, साइंस टेक इवन स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ने की भी आदत नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्ली स्टार्ट करें, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया है या फिर आप सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यानी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है, अभी आपके 1-2 अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को, चाहे आप यस फ्रेशर्स में यहाँ पे डालूं, ऐसे कैंडिडेट्स को स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज बेस बहुत कम है और आपको इस गैप को भरना है और इस गैप को भरने में आपको लगेगा टाइम। You have to read standard sources. There is no other way. You have to read the Hindu newspaper. You have to read the standard magazine. अभी मेंस होने वाला है, देखिएगा इस बार लास्ट ईयर ही उन्होंने जो ऑप्शंस थे और क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बढ़ा दिए थे, इस बार देखिएगा कि क्वेश्चंस कितने अच्छे आएंगे। तो आपको अगर कोई अब ये कहे कि 5 टॉपिक पढ़ लो और आपका ये हिस्ट्री निकल जाएगा या फिर मोदी जी चाय पानी कहाँ पी रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे कंटेंट से चैनल चल जाता है पर आपका भला नहीं होता है। सो दैट्स वाई यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप क्या वॉच कर रहे हैं, किसको वॉच कर रहे हैं और कितना वॉच कर रहे हैं। शुड बी वेरी केयरफुल। सो यस, आपको अर्ली स्टार्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि नॉलेज बेस की कमी है, सबके लिए स्टार्टिंग का टाइम अलग अलग है। आपको सेल्फ एनालिसिस, आत्मज्ञान, अपना नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का होना चाहिए और आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे पता है जिनका नहीं भी हुआ होगा उसमें से मेजोरिटी जो होंगे वो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, मैं यहाँ से किताब भी चला दूं, राइट। बट अगर आप प्री के लिए भी मतलब कंटेंट जब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ेंगे, आपको तो भी मेंस जिनका कोई नॉलेज बेस नहीं, आप मेंस छोड़िए, आप पहले अपने नॉलेज बेस को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे? एनीवेज, सो knowledge base is important and based on this you should decide your timing. Okay, so let's go to the next question. Next question है कि do early starters have any benefit? My dear friends, मेरे से पूछे तो इसका एक सीधा जवाब है yes, early starters have benefits. मेरे हिसाब से आइडियल समय प्रिपरेशन का वो होता है कि सपोज आपका 31 दिसंबर, अगर जस्ट अ मिनट, यस, सपोज आपका 31 दिसंबर एग्जाम डेट है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी द आइडियल प्रिपरेशन इज कि आपका 1 नवंबर तक यू शुड बी रेडी। 1 नवंबर तक आपकी तैयारी ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको 31 का पेपर 1 नवंबर को मिल जाए और आप उसको उसी तरह परफॉर्म करें। वही मतलब इसके बाद कोई बचा हुआ नहीं रहना चाहिए कि 1 नवंबर को 31 का पेपर 1 को मिल जाए और आप उस पेपर को डन करके आए। तो अर्ली स्टार्टर्स ये तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई अर्ली स्टार्टर्स को बेनिफिट होता है, राइट। अर्ली स्टार्टर्स क्योंकि आपको आपका कंटेंट बेस भी बनाना है, सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ने हैं, राइट। सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ने हैं, मतलब एटलीस्ट आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस के 3 रिवीजन होने चाहिए। स्टैंडर्ड सोर्सेस का 3 रिवीजन होने चाहिए। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स आएगा और अब चाय पानी से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना है। तो कंटेंट, स्टैंडर्ड सोर्सेस के 3 रिवीजन, करेंट अफेयर्स और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, टेस्ट सीरीज, इतनी चीजें आपको करनी होगी, तब जाके आप एग्जाम पास करने की क्षमता में आएंगे। और ये सब कब होना चाहिए? इतना सारी चीजें आपको एग्जाम के एग्जैक्टली 1 महीना पहले, 1 मंथ अर्ली यू शुड बी प्रिपेयर, कि लास्ट में कोई पैनिक ना हो। आप 1 महीना पहले बैठ के बस पेपर पलटे, पेजेस पलटे, नोट्स पलटे, रिवाइज करें। लास्ट मंथ आपका प्रिपरेशन मंथ नहीं होता है, लास्ट मंथ आपका रिवीजन मंथ भी नहीं होता है, लास्ट मंथ कुछ नया मगअप करने का भी मंथ
नहीं होता है। सो यू शुड स्टार्ट अर्ली एंड यस द आंसर इज कि यस early starters have any benefit. Okay, so moving to the next topic, how to start coaching versus no coaching। क्योंकि अब जो आपका नॉलेज बेस है, मेरा एम्फेसिस यही है कि नॉलेज बेस इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जो जो करना पड़े आप करें। देखिए, कोचिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका रिलेवेंस मैं डिनाई नहीं कर सकती। मैंने देखा है यूट्यूब पे पिछले कुछ दिनों में कुछ चैनलों ने कोचिंग वालों की बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक प्रोपागंडा काइंड ऑफ थिंग चला, अच्छा या बुरा, जहाँ फ्लॉज है हर सिस्टम में। बट अगर मैं फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कोचिंग के अगेंस्ट कुछ रिविलेशंस एंड ये सारी चीज़ें की, और हुआ ये कि वहाँ पे बच्चों को उन पे इतना ट्रस्ट हो गया और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोग्राम बेचना स्टार्ट कर दिया, मेंटरशिप प्रोग्राम। और वहाँ पे फिर वो क्या हुआ कि आपके और कोचिंग के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ वो कौन फिल किया? मेरे और बाकियों की तरह जो यूट्यूबर्स हैं। और मुझे अगर रातों रात 10,000 लोग कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो व्हाट आई डू अगेन, आई स्टार्ट हायरिंग पीपल। लोगों को हायर कर 10,000 लोगों को मैं डायरेक्ट मेंटरशिप कैसे कर सकती हूँ? तो फिजिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो पीपल्स को उन्होंने हायर करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज यानी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेलीगेशन ऑफ वर्क स्टार्ट होगा, और जहाँ भी डेलीगेशन ऑफ वर्क स्टार्ट होगा वहाँ पे आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक जनरल सिद्धांत है, ठीक है। चाहे आप सेंट्रल मतलब गवर्नेंस का देख लें या फिर इंस्टीट्यूट के गवर्नेंस का देख लें। सो कोचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। वहाँ से ये होता है कि डिसिप्लिन बनी रहती है, डिसिप्लिन बनी रहती है, आपका रेगुलर क्लासेस होते हैं, ठीक है। वो 100% सिलेबस नहीं कवर कराते बट आपको 75 to 80% तक पहुंचा देते हैं, और इस 75 to 80% के बेसिस पे आप 20% कवर करने लायक हो जाते हो, ठीक है। आपकी डिसिप्लिन बनी रहती है, आपके रेगुलर क्लासेस होते हैं, आपको कंटेंट मिलता रहता है, और इससे ये होता है कि ये जो बीच में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूपीएससी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बीपीएससी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे आप थोड़ा बच जाते हो। क्योंकि तुक्का मारना कोचिंग आपको नहीं सिखाता है, गेस वर्क कोचिंग नहीं सिखाता। और यही गेस वर्क बहुत सारे को इस बार यूपीएससी में ऐसा पटका, और इस बार यूपीएससी के बच्चों ने जो टेस्ट लिखे हैं, इस बार यूपीएससी के हिस्ट्री में उस तरह के मेंस के पेपर्स किसी ने नहीं लिखे होंगे जिस तरह से इस बार लिखे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं। सो आपको कंटेंट मिलता रहता है, और आपको ये जो अननेसेसरी इन्फ्लुएंसेस आप उनसे बचते हो कि डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें कोचिंग आपको कर देती है, ठीक है। आपका एक रूटीन होता है, आप क्लास जाते हो, आप क्लास से आते हो, घर में आके रिवाइज करते हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो डेली का। तो आपका क्या होता है कि यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नो कोचिंग, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन की। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, अगर आपका नॉलेज बेस सही है, आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे जिनका नॉलेज बेस सारा खेल यहाँ पे नॉलेज बेस का ही है, केबी का ही है। अगर नॉलेज बेस सही है, स्टार्ट विद अ टेस्ट सीरीज, कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए, और आप टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी शेड्यूल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल को फॉलो करिए, और जो भी लैगिंग होगा ना, जो भी गैप्स होगा, आप स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, आकर एनालाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे, ये फिल हो जाएगा। जो भी नॉलेज बेस में जो गैप होगा वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी लगता है कि आपको नॉलेज बेस में कमी है, तो आप मेंस के प्रिपरेशन के चक्कर में ना पड़िए। आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आप लिखेंगे क्या, राइट। तो पहले आप नॉलेज बेस पे फोकस करिए, कंटेंट बनाइए। आप जब कंटेंट बनाएंगे ना, तो आर्टिकुलेशन आपका, जब कंटेंट आपके अंदर होगा ना, तो उसका एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास क्या लिखना है ये होना चाहिए, फिर कैसे लिखना है वो भी आ जाता है। तो प्लीज इस हाइप में ना पड़े।
तो मेरे हिसाब से डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, अगेन यहाँ पे आपका सेल्फ नॉलेज, सेल्फ मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन, इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, और उसके बेसिस पे यू शुड डिसाइड कि वेदर यू नीड कोचिंग और नॉट। एंड आई वुड से कि कहीं भी लगता है कि थोड़ा भी गैप है तो आप कोचिंग के लिए चाहिए। एंड दोनों में, कोचिंग वर्सेस नो कोचिंग, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन देयर विल बी नो रिजल्ट एट ऑल। मैं यहाँ पे आप जो सुनना चाहते हो वो सुनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, आपके लिए जो सही है वो बोलने के लिए बैठी हूँ। सो यस, सो दिस इज माई टेक ऑन दिस। एंड अगेन, अब इस कोचिंग वर्सेस नो कोचिंग से मेंटरशिप हाइप पे आते हैं, एंड इज इट वर्थ इट? माय डियर फ्रेंड्स, आज या कल मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि कुछ अगेन क्या होता है ना कि मेरा जो एक आपके लिए कंसर्न है ना, नए एस्पिरेंट्स के लिए कंसर्न, वो फिर मुझे क्रिटिकल एस्पेक्ट में लाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट कुछ लोग कोर्सेस बेच रहे हैं, सब बेचते हैं, दैट्स फाइन। मेंटरशिप, आपको मेंटर करने वाले की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि आप जो है, अगर आप देखते हैं कि ओके नाम के आगे SDM लगा हुआ है या DSP लगा हुआ है, बस आप आप फिर कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहते, राइट? लेकिन आपको पता होना चाहिए SDM और DSP बने कब है। क्या 69th के बाद बने हैं, 69th से बने हैं, या ये IAS हैं, IPS हैं, और व्हाट? और अगर नाम के आगे SDM और DSP लगा हुआ तो ये कब के हैं? क्योंकि 60-62 में अगर कोई बना है, अब जाके उठा के देखिए पेपर, तब के प्री के पेपर्स कैसे होते थे और मेंस के पेपर कैसे होते थे। वही PYQ, आप मेंस के PYQ के 5-6 क्वेश्चन पैटर्न आते थे, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, मेंस हो जाता था। प्री में बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लीजिए, हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आना ही है। लुसेंट रट लीजिए, क्वेश्चन आना ही है। 2-3 किताब पढ़ के आप प्री निकालते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स निकाल के आप मेंस निकालते थे। और आपको लगता है कि इस नॉलेज बेस पे आपका जो मेंटर है वो 70th BPSC को और फर्दर जो UPSC एस्पिरेंट्स उनको गाइड कर सकता है, तो आप गलत जा रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर मेंटर। मेंटरशिप हाइप, तो ये तो मैं पहले बता दिया कि यू शुड बी वेरी केयरफुल है। मैंने टेलीग्राम पे भी नोट डाला था दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर मेंटर। मेंटरशिप हाइप क्या है? मेरे फ्रेंड्स, मेंटरशिप उनके लिए है जो कोचिंग नहीं जा रहे, पहली बात, ठीक है? जिन्होंने या तो कोचिंग, जिन्होंने कभी कोचिंग किया ही नहीं, सेल्फ स्टडी किया, एक पॉइंट पे आकर के वो सेचुरेट हो गए हैं, 2-3 फेलियर्स के बाद उनको एक पुश चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, उनके लिए मेंटरशिप है। या फिर जिन्होंने कोचिंग किया है पर अब उनको आगे वो समझ नहीं पा रहे क्या करें, सिचुएशन आ गई प्रिपरेशन में, तो उनके लिए मेंटरशिप है। जो कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कोचिंग जा रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए किस चीज के देते हो? अगर आप यहाँ पे GS कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शनल कर रहे हो, यहाँ पे CSET कर रहे हो और एक मेंटरशिप कहीं से और कर रहे हो, आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो, राइट? आप जो क्लासेस जा रहे हो वही आपके लिए मेंटरशिप। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, सिलेबस अभी आपको याद नहीं होगा, और आप क्लासेस छोड़ के मेंटरशिप के पीछे भाग रहे हो। तो मेंटरशिप किसके लिए? जो फ्रेशर्स हैं और क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मेंटरशिप नहीं है, इट्स बिग नो। सो मेंटरशिप किसके लिए है? जो सेचुरेटेड एस्पिरेंट्स हैं। और ये सेचुरेटेड एस्पिरेंट्स कौन हैं? जिन्होंने या तो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है और एक स्टेज में आकर के वो स्टैग्नेटेड है, वहां से उनका मोटिवेशन कम हो गया है, वो करना चाहते हैं बट किसी भी कारण से वो सिचुएशन एक लेवल से आके ऊपर नहीं जा रहे हैं। या फिर जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग कर ली है और स्टिल
उनको लगता है कि कहीं ना कोई गैप है, उनको कोई पुश करने वाला होना चाहिए, उनके कुछ मसले छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, तो उनको चाहिए ये मेंटरशिप। तो मेंटरशिप इज गुड, पर ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए। आपने कोई कोचिंग नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं किया, आपको सिलेबस का नहीं पता है और आप मेंटरशिप में चले गए तो बहुत गलत बात है, ठीक है, आप अपने साथ फ्लॉर कर रहे हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। मेंटरशिप इज वेरी गुड, बट किसको जरूरत है और कौन आपके मेंटर हो सकते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल। एनीवेज चलिए, आई वुड नॉट गो इन टू क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज ये इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। तो आप जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, 70th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो आप क्या करें कि आप जिनका भी 69th का प्री नहीं हुआ है, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है और रिजल्ट नहीं आया है बिकॉज पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, बट किनका रिजल्ट हुआ है, जो नो इट वेरी वेल, ठीक है, कटअप का रीजन भी वही था। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कंटेंट बेस पे फोकस करिए। आपको यही बनाने में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 4-5 महीने इसी में लग जाएंगे, 4-5 मंथ्स आपके लगेंगे कंटेंट्स बनाने में, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मिनिमम 4 मार्च के बाद, मार्च तक आप एक एवरेज बिलो एवरेज वाले सिचुएशन में पहुंचेंगे और उसके तुरंत बाद आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो 4-5 महीने आप फोकस करिए कंटेंट बेस पे। अब देखिए कि सिलेबस के क्या क्या पोर्शन है और उस पे स्टैंडर्ड सोर्सेस निकालिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर लगता है कि कोचिंग चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करिए। इफ यू थिंक यू नीड मेंटरशिप ज्वाइन करिए, जो करना हो करिए, बट प्लीज फोकस ऑन योर कंटेंट बेस, नॉलेज बेस। इसके बिना कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इट्स वेरी मच क्लियर नाउ, ओके। और साथ में आप जब ये एक्सरसाइज 5 महीने करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स की स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ेंगे, प्रतियोगिता दर्पण, ये सबसे कुछ नहीं निकलेगा आपका। और आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे और साथ में 67th नहीं, आप क्या करें, 68th एट मैक्स एंड 69th का पेपर आप प्रिंट आउट ले लें और 3-4 68th ऑनवर्ड्स ही मेंस का पेपर का प्रिंट आउट ले लेंगे। अभी 69th का मेंस होगा, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। मैं आपको मेंस स्किप करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, पर आपको पता होना चाहिए तभी तो आप लिखेंगे ना। तो आप पहले अपने नॉलेज बेस पे काम करिए। 68th का पेपर निकाल के प्रिंट आउट करवा लीजिए, 69th का होगा, आप प्रिंट आउट ले लेंगे। और प्री का पेपर, मेंस का पेपर और आपका जो ये 3 सोर्सेस मैंने बताया, यही आपका अगले 4-5 महीने का एक्सरसाइज होना चाहिए। इसी से एग्जाम निकलेगा और किसी चीज से एग्जाम नहीं निकलेगा। आप दुनिया के 100 यूट्यूब चैनल को सुन सकते हैं, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, आप किसी और को सुनिए। देखिए अच्छा मुझे मीठा मैं बोलने के लिए बोलूंगी और एनीवेज तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पर दैट विल नॉट सफाइस माई मेरा कंसियंस जो है उसकी गवाही नहीं देता है। तो मैं कड़वा ही बोलती हूँ और कड़वा ही बोलूंगी। और जरा स्माइल देख के थंबनेल पे कम क्लिक किया कीजिए। आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट कब 5th अटेम्प्ट में बदल जाता है और ये 2 साल कब 6 साल में बदल जाता है, पता नहीं चलता है। तो यू शुड बी वेरी मच डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपको किसको क्लिक करना है, किसको सुनना है, कितना सुनना है, कब सुनना है, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जरा थंबनेल की स्माइल देखकर कम क्लिक किया कीजिए, ओके। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। एनीवे बैक टू द बेसिक्स। ये 4-5 महीने आप एक्सरसाइज करिए। नवंबर दिसंबर, सॉरी नवंबर तो गया हमारा, है ना, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, एटलीस्ट मार्च तक ये 4 महीने आपका बहुत डेडिकेटेड एक्सरसाइज होना चाहिए कि आप अपने कंटेंट पे काम करें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो एटलीस्ट आपका एक बार पूरा पढ़ा हुआ और आप तुरंत रिवीजन मोड में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप एकदम से पानी पानी हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जो ये काम करेगा, अगर आप अब तक से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, तो जो ये काम करेगा उसी का प्री होगा। मैं ये कह रही हूँ, अब हलवा नहीं है प्री। बहुत सारे यूपीएससी के लोग बैठे हैं इसी मौके की तलाश में थे कि बीपीएससी अपने आप को रेशनलाइज करे, और उसने उस मौके को दे दिया। सो गेट स्टार्टेड। और मेंस के लिए पैनिक नहीं होना है, मेंस हो जाता है, मेंस कोई बड़ी बात नहीं है। यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर कंटेंट बेस। कंटेंट रहेगा, आप आंसर अपने आप लिख लेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। सो विद दिस वर्ड्स आज का ये डिस्कशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। जल्दी मिलेंगे पॉजिटिव विद एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच।